करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शाम 5 बजे का वक्त है, यानी कि सवाल सबसे बड़ा जो होगा वो आज हम पूछेंगे। और बड़ा सवाल क्या है आज का, वो आपको बताते हैं। क्या मोदी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है? ये आज का बड़ा सवाल है, इसी पर हम बहस करेंगे, क्योंकि आज से ठीक 7वें दिन ये साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन 7वें चरण के चुनाव से पहले सियासी समर में एक तरफ मोदी दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ सारे विरोधी। अब सवाल यह है कि क्या मोदी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, और क्या चुनाव बाद मोदी के खिलाफ सारे विरोधी एक हो जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि गुलाम नबी आजाद का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि एनडीए को रोकने के लिए वो किसी के भी साथ जा सकते हैं। हमारा जो इस वक्त लक्ष्य रहा है शुरू से ही कि एनडीए की सरकार नहीं आनी चाहिए, और उसमें गैर कांग्रेसी सरकार जो पार्टियां हैं वो मिलके जो भी राम राय बनेगी उस राम राय के साथ हम सब होंगे। इस वक्त हम कोई इशू नहीं बनाना चाहते हैं कि जब हम नहीं बनेंगे तो कोई भी नहीं बनेगा, ऐसा कोई संभावना नहीं। हम नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा, ये इशू हम नहीं बनाना चाहते, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है? 7वें चरण से पहले जो बयान आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। आज यूपी की रैली में पीएम मोदी और अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी बहाना है, विपक्ष को अपना भ्रष्टाचार बचाना है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों, असल में देश इन महामिलावटी दलों की सच्चाई पहले दिन से जानता है। देश को पता है कि मोदी हटाओ का नारा तो बहाना था। असल में उन्हें अपने भ्रष्टाचार के पाप को छुपाना था। राहुल बाबा अखिलेश को जो रोना है रोने दो, मैं बताने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, भारत माता के टुकड़े करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी जेल की सलाख। तो ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बहाने विपक्ष के बड़े नेताओं ने पीएम को घेरा है। सुनिए किस तरीके से सबके निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। श्री नरेंद्र मोदी व इनके चेले श्री अमित शाह के नेतृत्व में वहां एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ममता बनर्जी की सरकार को काफी लंबे से टारगेट किया हुआ है। हमारा मीटिंग तो था कल, तो कैंपेन बंद क्यों कर दिया? प्रधानमंत्री अकेला ही मीटिंग करेगा और कोई नहीं करेगा? और कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ? क्या चाहते हैं? एसपीजी जो बोलेगा वही होगा, इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही होगा, और हम लोग का कोई लोकतंत्र का कोई अधिकार नहीं है। पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, 7 दिन बाकी है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत कहते हैं कि अपनी मजबूत सरकार है, लेकिन मजबूत सरकार नहीं, मगरूर सरकार है। बहनों और भाइयों, मगरूर है और कमजोर है। अमित शाह जी और मोदी जी जो कुछ भी वेस्ट बंगाल के अंदर कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और गंदी राजनीति करने की भी एक सीमा होती है। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे वायलेंस किया है, अमित शाह ने जाके और वायलेंस को भड़काया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए उनके पास जो नंबर है वो नंबर उनको मिलेगा नहीं है, मगर बाकी जो लाइक माइंडेड पार्टीज है सबको साथ लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। 2004 में मुझे याद है कि तब भी यही स्थिति थी। जैसे ही
वोट डल करके खत्म होगा। अगर आप दिन गिन लें तो अब केवल 7 दिन बाकी हैं, 7 दिन बचे हैं। देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। बीजेपी जब हताश है, निराश है, जान गए वो हार रहे हैं, तो बीजेपी का प्रकोष्ठ तो उसी के पक्ष में कुछ ना कुछ कोशिश करेगा ही। तो तमाम नेताओं को आपने सुना, ममता बनर्जी, मायावती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव और आरजेडी की तरफ से भी अब बयान से यह साफ लग रहा है कि ये तमाम दल टीएमसी के साथ और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो महागठबंधन है वो अब कोशिश ये करने लग गया है कि 23 तारीख के बाद सरकार कैसी बनाई जाए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी से, संजय झा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अनिर्बन बनर्जी, प्रवक्ता टीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बहस में। लेकिन संजय झा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने आज जो एक बात कही उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो कांग्रेस महागठबंधन से थोड़ी दूरी बनाई हुई थी या महागठबंधन ने कांग्रेस से दूरी बनाई हुई थी, वो ऐसा लग रहा है पटने की दिशा में है, वो रास्ते पर आ रहे हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक साथ मिल सकते हैं। क्या ऐसा है? देखिए अजय जी, हमने हमेशा यही कहा था और पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहा था कि भारत को भारतीय जनता पार्टी के विभाजक राजनीति से, जहां पर एक सांप्रदायिक जहर को फैलाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को तो इन्होंने तहस नहस कर दिया, सबका साथ सबका विनाश हो गया। लोग कहने लगे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जब मोदी जी और अमित शाह का गुजरात मॉडल का मतलब क्या हुआ कि कुछ मत करो, देश को तोड़ो फोड़ो और चुनाव जीतने के लिए चाहे जितने भी नकारात्मक नफरत फैलाने वाले कदम हो उसको फैलाते जाओ। आज हमारा पूरा विश्वास है कि ये विश्वासघात और धोखा जो इन्होंने देश के साथ किया है, जनता जनार्दन इसका इनको जवाब दे रही है। इनको मालूम है इनका हार निश्चित है, ये पराजित होंगे। तो गुलाम नबी आजाद जी ने अजय जी वही कहा कि देखिए यहां पर संजय जी, मैं विद्यानाथ झा बोल रहा हूं, आज अजय जी नहीं है बड़ा सवाल में। कोई समस्या नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यदि हाँ तो विद्या जी, आपको मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आप देखेंगे तो यदि आप यूपीए को देखिए, बाकी जो थर्ड फ्रंट या नेशनल फ्रंट जो भी उनका जो एक संगठन है उनमें के नेताओं को देखिए तो यहां पर कोई जो हुनर या क्षमता की कमी नहीं है। यहां तो प्रधानमंत्री, जब नरेंद्र मोदी 5 साल तक प्रधानमंत्री बन गए तो मैं तो समझता हूं कि जो भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा इनसे 100 गुना अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला, डेफिसिट तो है नहीं। तो संजय जी, एक फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी दिया। उन्होंने कहा कि एक काम कर सकते हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं, एक साल के लिए हम प्रधानमंत्री बना लेंगे। अनुराग जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह की गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ जाती है और इस तरह का गठबंधन बनता है जो नेचुरल नहीं होगा, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस से यूपी में, उत्तर प्रदेश में दूरी बनाई हुई है, अब क्या अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस को साथ ले लेंगे, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की अगुवाई में जिस तरह की एक रैली हमने देखा था पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में हुआ था, उसमें तमाम जो पार्टियां पहुंची थी, क्या वो सभी एक साथ आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है कि देश को बचाना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों से देश के अंदर में एक नफरत का माहौल बनाया है, एक इनसिक्योरिटी पैदा की है लोगों के बीच में। लगता ही नहीं है कि अब हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पे आदमी किसी से मिलता था, किसी भी जाति धर्म का होता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बोलो तो कोई पीछे पड़ जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान तो कभी नहीं था। इस हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को और हिंदुस्तान के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी होती है कि एक साथ आएं और एक साथ मिलकर नई सरकार और नया प्रधानमंत्री बनाएं, और बनाएंगे। ये तय है, जनता ने भी तय कर लिया है। क्योंकि ये लोगों ने तो कभी, आप इनकी बातें सुन लीजिए। अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता झा साहब सही कह रहे थे, इनका गुजरात मॉडल अब जाके लोगों के समझ में आया 5 साल बाद। इनका गुजरात का मॉडल क्या है? नफरत फैलाओ,
आपस के अंदर तीन नफरत कर दो, फूट फैला दो, राज करो। ये तो अंग्रेजों के वंशज हमको नजर आते हैं। अंग्रेजों ऐसे ही करता। अंग्रेजों ने क्या किया था देश के अंदर में? कुछ नहीं किया। देश में सिर्फ नफरत फैलाई, देश में डिवाइड एंड रूल किया। यही डिवाइड एंड रूल ये करना चाहते हैं। क्या ये जाति की बात नहीं करते? क्या ये धर्म की बात नहीं करते? ये देश की बात कब करते हैं? अनुराग जी ठीक है, ये बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं। ये 5 साल में बीजेपी ने जो किया उस पर आरोप लगाने का आपका अधिकार है। कोशिश करेंगे। आप विरोध में है, विपक्ष में है, अधिकार है आपका। लेकिन सवाल मेरा यह था सर आपसे कि क्या वो तमाम सियासी पार्टियां जो अभी एक साथ कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती हैं, क्या 23 तारीख के बाद तमाम पार्टियां एक साथ आ जाएंगी? राष्ट्र को बचाने के लिए सारी पार्टी एक साथ आएंगी। देश पहले है, देश को बचाना बहुत जरूरी है इन लोगों से। अगर ये रह जाएंगे तो देश को बर्बाद करके चले जाएंगे। 5 सालों में देश की हालत क्या है आज? क्या हालत है देश की? क्या हालत है बिजनेसमैन की? क्या हालत है गरीब की? क्या हालत है मजदूर की? क्या हालत है महिलाओं की? ये छिपा हुआ है क्या? आपकी भी आत्मा जानती होगी। जी अनुराग जी ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि तमाम सियासी पार्टियां जो विरोध में है, विपक्ष में है, वो एकजुट हो जाए, तभी एक प्रधानमंत्री हम देश को नया दे सकते हैं। राजीव जेटली, अरे मेरी बात सुन लीजिए सर। मैं वापस आता हूं। अनुराग जी बाकी मेहमान भी उनको भी शामिल कर लेता हूं, फिर वापस आता हूं, फिर आप बोलिएगा। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। ठीक है सर, बोल लीजिए। 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ सर, 10 सेकंड दे दीजिए सर 10 सेकंड दे दीजिए। अरे 10 सेकंड तो दे दीजिए। 10 सेकंड मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम से कम आप लोग भी संवेदनशील होकर जो जेट में जो एम्प्लॉय निकल गए हैं उनके बच्चों की हालत क्या है जरा दिखा दीजिए एक बार कैमरे में कैद करके। देश की तस्वीर ना बदल जाए तो नाम बदल देना। क्या हालत उन बच्चों की? क्या हालत है लोगों की? उनके घर में खाने तक को नहीं है। क्या करने को मजबूर है वो लोग? जरा पता लगाइए। 2-4 एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेके दिखाइए ना। किसी मीडिया की हिम्मत क्यों नहीं हो रही इंटरव्यू दिखाने की? दिखाइए जेट के एम्प्लॉय की, तब पता चलेगा देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है। अगर आपको उनको बचाना था, आप इंतजार कर रहे हो कि वो एकदम बिक जाएं, कहीं जाके ज्वाइन कर लें, मर जाएं, सुसाइड कर लें, उसके बाद आप आओगे किसी अडानी अंबानी को बोलोगे कि आप खरीदो या वो सुसाइड कर लें, तब जगेगी सरकार। राजीव जेटली जवाब दीजिए इसका। लालच में इसको कोई दर्द नहीं है। ठीक है राजीव जेटली जवाब दीजिए। अरे जेट एयरलाइंस के एम्प्लॉय बर्बाद हो रहे हैं, आप जरा उनके परिवार में देखिए जाग के। लेकिन कोई राजीव जेटली जी देखिए, आपकी डिबेट से एक बात तो पता चल गई है, जो अग्रेशन, गुस्सा, इतनी खुंदक देश के प्रधानमंत्री से, वो एक बात तो जता रही है, हाथ जोड़ के कह रहे हे बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। इनको किसी से प्यार नहीं है। इनके अपने परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं, राजनीतिक परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। अरे भैया लेट जाओ जमीन पे, लेट जाओ जमीन पे। वेस्ट बंगाल में नफरत फैलाओ, राज करो, उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाओ, राज करो, बिहार में झगड़ा लगाओ, हमें कैसे जीतना, कैसे सत्ता पे आना, कैसे लड़ा के बर्बाद है। कभी आप देश की समस्या की बात करते हो? देश की समस्या की बात करोगे सत्ता पाने के लिए? अरे जेट के एम्प्लॉइज के बारे में सोचिए, उनके घर में कैमरा लगाइए। जेट के जो एम्प्लॉइज के घर में कैमरा लगा के देखिए, किस परेशानियों में जी रहे हैं। अनुराग जी प्लीज, क्या हालत उनके घर में खाने को नहीं है, उनके यहाँ फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मैं नाम बताऊं आपको जेटली साहब, नाम भेजूं आपको, जिनके घर में बच्चों को फीस देने का पैसा नहीं है। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था सर। एक सेकंड प्लीज, चिल्लाते अनुराग जी एक सेकंड प्लीज, मचाते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते एक एक करके कि मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, मुलायम परिवार बर्बाद हो रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम सड़क पे आ जाएंगे। कितनी देर तक रोए? मैं बीच में नहीं बोला था, एक बार भी बीच में नहीं बोला था। ठीक है कंप्लीट कीजिए राजीव जी, आप कंप्लीट कीजिए। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, ये इनका पीड़ा समझ में आती है। सोनिया गांधी जी $2 बिलियन की महिला है। मैं नहीं कहता हूं, एक इटालियन मैगजीन कहती है, विदेशी अखबारें बताती हैं, जो कहती हैं $2 बिलियन मतलब 1,39,000 करोड़ रुपए की मालकिन अगर वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी तो वो पैसा कहां पर, अगला पैसा कहां से कमाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस करोड़ की बनी है, 1500 करोड़ की आप दिल्ली में ऑफिस बना सकते हो भारतीय जनता पार्टी की। परिवार करोड़ों के ऑफिस बना सकते हो भारतीय जनता पार्टी की। ये हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? 5 साल में कहां से आए बताइए
बताइए ये आलिशान 5 स्टार जो आपने ऑफिस बनाई है, करोड़ों की ऑफिस बनाई है, भारतीय जनता पार्टी का पैसा कहां से आया 5 सालों में? ऐसा कोई स्टेट नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां हर एक सेकंड प्लीज, आपने आलिशान अनुराग जी, राजीव जी और संजय जी, आप प्लीज तीनों शांत हो जाइए, तीनों शांत हो जाइए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी फिर आप इस चीज के लिए, इस बात के लिए तैयार रहिए। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया, नहीं आप फिर इस चीज के लिए तैयार रहिए कि आप बोलेंगे तो आपके ऊपर दूसरे मेहमान भी बोलेंगे, नहीं तो एक एक करके आप लोग बात कीजिए प्लीज। ये पैसा कहां से आया सर? आप दोनों शांत हो जाइए। जनता जानना चाहती है सर, किसका पैसा है? रेडी खिंचवाते हो सर प्लीज, लगवाते हो। अनुराग जी, अनुराग जी और एक मिनट, राजीव जी आप भी शांत हो जाइए, एक मिनट। नहीं, अब आप तीनों शांत हो जाइए, 2 और मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। आप तीनों शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। अनिर्बन मैं आपके पास आता हूँ, अनिर्बन मैं आपके पास आता हूँ, एक सेकंड। अनिर्बन, क्या ऐसा लग रहा है कि अब से पहले जब आपकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता में महारैली की थी, तमाम सियासी दल के नेता वहां पहुंचे हुए थे जिन्हें उन्होंने बुलाया, कांग्रेस वहां से अलग थी, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है उसके बाद आप लोगों को लग रहा है कि आप सभी लोग एक साथ एक मंच को शेयर कर सकते हैं, कांग्रेस शामिल हो जाएगी उसमें? अनिर्बन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अनिर्बन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, ऑडियो ठीक करवाते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। संगीत जी, ये एक तरफ बीजेपी का कहना कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, विकास के लिए हम हैं, दूसरी तरफ आप सुन रहे हैं तमाम प्रवक्ता, चाहे वो कांग्रेस को हों, चाहे वो एसपी के हों, बीएसपी के हों या बाकी दल के हों, वो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई तो ये है ही नहीं, लड़ाई तो ये है कि मोदी को हटाना है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आज कांग्रेस ने तो कह दिया कि चाहे प्रधानमंत्री हमारा नहीं बने लेकिन मोदी को नहीं आने देंगे, एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। देखिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि न तो इनको देश के लिए, देश बचाने की कोई उत्कंठा है, न ही इनको लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए इनकी आत्मा तड़प रही है। ये अपनी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए तत्पर हैं। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, आपके पास आ रहा हूं संजय जी, जितनी भी क्षेत्रीय, मैं इनको जवाब देना सुन लीजिए संजय जी, जवाब दीजिएगा। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो पारिवारिक पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां कम, परिवार की फैमिली कंपनी ज्यादा हैं। और आज की जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी भी एक परिवार की कंपनी है। ये कोई पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर गठित एक कंपनी नहीं है। ये पूरी तरह से एक फैमिली बिजनेस है जिसमें वाड्रा मॉडल चलता है, जिसमें सोनिया मॉडल चलता है, जिसमें बाकी सारे प्रवक्ता और एकदम दरी पर बैठ करके काम करते हैं और महारानी अपने सिंहासन पर बैठ करके काम करती है। ये क्यों साथ आएंगे? बिल्कुल साथ आएंगे, मैं मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के गवर्नेंस को एक नया व्याकरण दिया है। इसमें वो लोग भी पीड़ित हुए हैं, मैं मानता हूं, जो संजय झा कह रहे हैं और अनुराग जी तो कह रहे हैं ना सर, लेकिन संजय झा, अनुराग जी ये वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये सब बातें जो कर रहे हैं ये दिखावा है, कहीं सबूत दिखाइए। वो कह रहे हैं कि भाई जनता तो परेशान है, मैं कह रहा हूं, क्या वो कह रहे हैं एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारी परेशान है, वो कह रहे हैं युवा परेशान है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, वो कह रहे हैं वो लोग परेशान है, जिनकी नौकरी चली गई है। ये इसका जवाब कौन देगा? सुनिए, जब मिसेस गांधी, सुन लीजिए, जब मिसेस गांधी सत्ता से बाहर चली गई थी ना, सत्ता से बाहर चली गई थी मिसेस गांधी, तब यही नौटंकी उस समय भी कांग्रेस करती थी। नौटंकी कांग्रेस की शुरू से रही है। सत्ता किस नहीं, एक मिनट अनुराग, मैंने बोला नहीं है, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। करता कर जाए, आप जी बीच में मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ अनुराग मुलायम सिंह यादव क्या करते थे सफाई में सबको ही मालूम है, सबको ही मालूम है सफाई में अनुराग क्या करते थे। मुलायम सिंह यादव महिलाओं के साथ बलात्कार पर तुम्हारी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि ये तो लड़के हैं। क्या ये जो सियासत हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, अनुराग जी एक सेकंड प्लीज सर, शब्दों के मरे नहीं सर, प्लीज एक सेकंड, नहीं सर प्लीज, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं सर। नहीं, बेहुदापन है, बीच में हस्तक्षेप करने का ये बेहुदापन है। मैं उनको रोक रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, इसके लिए तैयार रोक रहा हूं उनको, संगीत जी रोक रहा हूं मैं उनको। अनिर्बन, क्या जिस तरीके की तस्वीर हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं,
और जो घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, और अब तमाम सियासी पार्टियां देश भर की जिस तरीके से राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से आप एक नई सरकार गढ़ने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कौन होगा अगर गठबंधन है तो? देखिए, पहली बात, संजय जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है बहुत ही बढ़िया मैनिफेस्टो है। संजय जी, आपको अभिनंदन। तो दूसरी बात, जो ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये तो वो अमेरिका के जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। हम चुनते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद को, और सारे सांसद जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो मिलकर चुनते हैं अपने नेता को, वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो पहले जो भी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, तृणमूल हो, लेफ्ट के पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, जितने भी सांसद होते हैं वो एनडीए से ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वो सब मिलकर अपने नेता चुनेंगे। वो नेता सब पार्टी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा वो नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो एक राजा का रूल नहीं है जो कि हम राजा चुन लेते हैं और वो उसके बाद अपने मंत्री जो चुनेंगे, ऐसा नहीं। ठीक सर, जनता राजा है, सांसद जाके अपने प्रधानमंत्री चुनेगी और उसके बाद आप लोग तय करेंगे। 23 तारीख के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन कहां जाएगा। संजय झा जी, आपके पास आता हूं और सवाल मेरा यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन आपकी नहीं हो पाई, उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी ने आपको पास में फटकने नहीं दिया, टीएमसी की बड़ी रैली हुई उसमें आपकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। आज आप लोग कह रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री बने लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं कहूंगा कि आप वर्तमान में आइए और भविष्य की तरफ देखिए। सब राजनीतिक दल एक ही तरफ है। हम लोग सब चाहते हैं कि ये भारत जो होगा वो वैसा भारत होगा जो गांधी जी ने जिसका एक सपना, जिसका एक भविष्य देखा था। आपको मैं बताना चाहूंगा विद्या जी कि एक सदवी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं भोपाल से। क्या बयानबाजी की है आज उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का हत्या किया, उनकी कत्ल की, उसको उन्होंने बोला है कि ये देशभक्त है। नाथूराम गोडसे का ये मंदिर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह अनिर्बान जी, अनुराग जी ने कहा है। देखिए, हम लोगों में कोई एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि हम में कोई तोड़फोड़ हो जाए, लेकिन हम ये कभी नहीं होने देंगे कि भारत गोडसे का देश नहीं, भारत हमेशा गांधी जी का देश होगा। और यहां पर जेटली जी बड़ा भाषण दे रहे थे। अरे जेटली जी, जब भी नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है तो भारत की जनता कहती है चौकीदार चोर है, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 आदमी का ख्याल किया। राहुल गांधी, विजय माल्या, जतिन मेहता, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भाई और अनिल अंबानी। सुप्रीम कोर्ट अब भारत की जनता आपको जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट में मैं ये बात बोलने के लिए तैयार हूं कि चौकीदार चोर है। सुनिए, नाक घिस जाएगी आपकी, नाक। लोगों को गुमराह मत कीजिए। राहुल गांधी जी ने यही केवल इसी बात के लिए, अरे भैया उसको समझाओ आप राहुल गांधी चोर है। ये ऐसी बातें ना करा करें जिसके लिए आपके पास गुमराह मत सुप्रीम कोर्ट में जाने का इतना बड़ा घोटाला है, लिख के ना, इतना बड़ा घोटाला है कि नरेंद्र मोदी जी का छानबीन किया जाएगा, तहकीकात किया जाएगा। नाक क्यों रगड़ी राहुल गांधी ने? 30,000 करोड़ ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में नाक क्यों रगड़ी राहुल गांधी ने? क्यों नहीं बोला मैं अपनी बात पे कायम हूं? जो आवाम है उनके पॉकेट में रखा जाएगा। ठीक है सर, अरे बहुत हो गए आपकी जुमलों आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सवाल जवाब कर दिया। मैं आगे बढ़ूं, संजय झा जी मैं आगे बढ़ूं प्लीज सर, वापस आऊंगा आपके पास। नौकरी कहां गई? ठीक है संगीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी से कहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए मेरा सवाल, देखिए संजय झा जी गांधी का देश, गांधी के सपने को खड़ा करना चाहते थे। 70 साल में से 47 साल तो गांधी परिवार के पास ये राज था, लेकिन गांधी तो छोड़ दीजिए, गांधी की आत्मा कोसती होगी कांग्रेस को, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे देश के विकास का स्रोत हो। गांधी परिवार ने इस देश का विनाश ही किया है। गांधी परिवार अपने पल्वित पुष्पित तो जरूर हुई, लेकिन देश की प्रगति की रफ्तार को ऐसा खत्म किया जिसे कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट। वरुण गांधी और मनेका गांधी को अपने पार्टी में रखे हैं। अरे सुनिए तो थोड़ा तमीज। संजीव जी, अरे संजय झा थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये वाड्रा
पंकजा मुंडे आप उस व्यक्ति के बारे में बताइए ना जो 7 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 7 लाख पर मंथ जो है वो पैसा कमाता हो। क्या वो प्रधानमंत्री के लायक है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है? आपको शर्म आनी चाहिए। देश की आप जरा सुनिए, सुन लीजिए संजय झा, आपको मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। हम चर्चा कर रहे हैं सर, आप चौकीदार चोर है। इधर उधर डिबेट को मत भटकाइए, मैं भटकाने नहीं दूंगा। पूरा नहीं संजय झा, आपको भी नहीं और संगीत रागी आपको भी नहीं, मैं भटकाने नहीं दूंगा। प्लीज संगीत रागी जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं इधर उधर डिबेट को नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। अनुराग भदौरिया, जिस कांग्रेस के साथ आप हाथ मिलाने को उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं है, क्या 23 तारीख के बाद उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं? देखिए मेरा एक ही कहना है, देश की सुरक्षा गांधी परिवार के हाथों में। मैं चैलेंज करता हूं, पूरे देश में वोटिंग करा लो। जो नाथूराम गॉडसे को राष्ट्रभक्त बता रही हो पार्टी, वो पार्टी देश में रहने लायक है? उस पार्टी को देश में रहना चाहिए? उस पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बताइए। ऐसे आप लोग बोलेंगे तो बात बन नहीं पाएगी। कोई अधिकार नहीं है जो महात्मा गांधी की हत्यारे को, राष्ट्रपिता के हत्यारे को देशभक्त बताते हो। पार्टी में वो पार्टी के बारे में क्या होना चाहिए? आज टीवी चैनल बंद क्यों है? कैमरे बंद क्यों हो गए? गलती से किसी विपक्ष ने ऐसा बोल दिया होता, जीभ फिचल गई होती तो चिल्ला रहे होते आप लोग। आप नहीं चिल्लाओगे। चिल्लाओ, मैं देखता हूँ कितनी हिम्मत है मीडिया में। चिल्लाए मीडिया कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त नहीं है, बीजेपी ने गलत बोला। चिल्लाए मीडिया, अब नहीं कोई बोलेगा। कोई डिबेट नहीं होगी, वरना पूरे रात दिन डिबेट हो रही होती है अभी कि नाथूराम गॉडसे को अपोजिशन ने देशभक्त बोला, लेकिन बीजेपी ने बोला है, इससे कोई डिबेट नहीं होगी। वाह बीजेपी, वाह वाह मोदी जी, वाह नाथूराम गॉडसे देशभक्त हो गया और हिंदुस्तानी यहाँ पे रहने वाले हिंदुस्तानी देशद्रोही हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से आप देश को, इसलिए मैंने पहले ही बोला था ये बीजेपी है, ये देश को बर्बाद करना चाहती है। देश को बर्बाद करके मानेगी। जो नाथूराम गॉडसे के फॉलोअर है वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उनके लिए नाथूराम गॉडसे आदर्श हो गए, वो देशभक्त हो गए उनके लिए। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है। ऐसी पार्टी मेरे देश के अंदर है जो नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बताती है। ये हमारे लिए नहीं, जेटली जी आपके लिए भी शर्म की बात है। आपको भी शर्म आती होगी, आपको भी आती होगी। मजबूरी आपकी है कि पार्टी का पक्ष रखना है। इससे बड़ी शांति 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 शांति। अनुराग भदौरिया शांति। राजीव जेटली जी प्लीज सर शांति शांति। बीजेपी का आवाज अनुराग जी कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, राजीव जेटली, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आप बोलिएगा प्लीज, बीच में मत बोला कीजिए। तो मैं अपने तमाम मेहमानों से कह रहा हूँ कि बीच में ना बोले। अब अनुराग भदौरिया, आप अगर सुनना चाहते हैं सवाल तो सुनिए प्लीज। नहीं अकेले बोलते रहना चाहते हैं तो मैं दूसरे गेस्ट के पास चला जाऊंगा प्लीज सर। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। राजीव जी शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। साध्वी प्रज्ञा के जिस बयान को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं मीडिया पर, उसी मीडिया के एक संस्थान, उसी टीवी चैनल पर आज बैठकर उसके बारे में आप बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो पहले तो आप ये साफ तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए कि मीडिया अपना काम करता है, आप लोग अपना काम करते हैं। सर मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या जिस कांग्रेस से आप हाथ अभी तक नहीं मिला रहे, पिछली बार जिस तरीके से आप लोगों ने गठबंधन करके और स्थिति देखी थी, तस्वीर देखी थी, उसके बाद आप लोगों को लग रहा था कि भूल एक बार फिर से नहीं करेंगे, क्या 23 तारीख के बाद आप लोग गठबंधन करने को तैयार हैं? और फिर उसका चेहरा कौन होगा? कांग्रेस ने तो हथियार डाल दिए हैं, कांग्रेस ने कह दिया कि भाई बना लीजिए आपको जिसका मन करे, हम तो खड़े रहेंगे साथ में। मैंने आपको 365 प्रधानमंत्री होंगे, 365 दिन बनेंगे। इन्होंने जूते की फैक्ट्री को ऑर्डर दिया, जूते चप्पल खरीदने का। ये एक दूसरे के ऊपर जूते चप्पल बसाने वाले नहीं आने देना चाहिए। और इस देश, ऐसी पार्टी को देश में नहीं आना चाहिए। जूते खरीद लिए ना आप लोगों ने, सीधी सी बात है। ये लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अनुराग भदौरिया आप बोलना नहीं चाहते, मुंह से कहना नहीं चाहते, शब्दों के जरिए नहीं कहना चाहते, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी अब आप हाथ मिला सकते हैं 23 तारीख के बाद। एक मिनट अनिर्बन, एक सेकंड अनिर्बन, अब हम देख रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन और कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हम बिहार की स्थिति भी देख रहे हैं, हम दिल्ली की स्थिति भी देख रहे हैं, हम हरियाणा और पंजाब की स्थिति भी देख रहे हैं, वहां पर कौन पार्टी किसके साथ है और बयानबाजी क्या हो रही है। इसके बावजूद आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग एकजुट हो जाएंगे,
इसके बावजूद आप लोगों को लग रहा है कि कोई एक चेहरा आप लोग चुन पाएंगे जो प्रधानमंत्री हो सकता है आपका? देखिए, राजनीतिक विचार जो है एक एक पार्टी की अलग अलग होती है, उनमें राजनीतिक विचार में अपने आप वो एक कंपटीशन रहता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है, जो घृणा की राजनीति है, यह बाकी सब पार्टी से एकदम अलग है। आप अगर देखिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ स्कूल हॉस्पिटल्स बना रहा है, आप उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जितने भी गवर्नमेंट स्कीम कर रहा है, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। कांग्रेस जो मैनिफेस्टो बनाया है बहुत बढ़िया है, फिर भी आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है, बंगाल में कितने बेचारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी के ही 20 कार्यकर्ता जब मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आपको नमक लग रहा है क्या? हाँ, अब मिर्ची लग रहा है ना। अब जब मुद्दों पर बात हो रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। अब मिर्ची लग रही है आपको। अब मुद्दा आ गया तो मिर्ची लग रहा है क्या? अरे आप लोगों को हम बंगाल से इतना भगाएंगे, भगा कर इतना दूर भगाएंगे, कभी वापस नहीं आओगे। आप बंगाल में कभी वापस ही नहीं आ पाओगे। आप सिर्फ रुको, आप सिर्फ कुछ दिन रुको, हम आपको ऐसी मिठाई खिलाएंगे, कभी वापस नहीं आओगे। आप देखो, आप सिर्फ देखते रहो। अरे कितना भी झूठ बोलते रहो, बंगाल में तुम वापस नहीं आने वाले। वो मिर्ची की तरह लगेगी तुम्हें। अभी अगर मिठाई खिलाने की नौबत आती तो ममता बनर्जी सड़कों पे चक्कर। अरे हम आपके मुंह में मिठाई डालेंगे और कुछ कहीं और से निकालेंगे। मुंह से मिठाई डालेंगे, कहीं और से निकालेंगे। बंगाल आके तो देखो, बंगाल आके तो देखो। बंगाल में सफाई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अनिर्बन प्लीज, अनिर्बन प्लीज, और राजीव जी, मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं कि आप प्लीज संयम में रहिए, शब्दों का ख्याल रखिए। किसी भी ऐसे शब्द, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए जो टीवी पर बैठकर आप लोगों को नहीं करना चाहिए, और माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अनिर्बन आप लोग कर रहे हैं। संगीत रागी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? अरे मैं तो कहता हूं माफी मांगे। मैं बात कर रहा था मुद्दों पे, ये अभद्र इंसान बीच में टोकता रहा और माफी हम मांगे क्या? ये बीच में टोकेगा, जब भी मुद्दों के बात होगा ये बीच में टोकेगा और माफी हमें मांगना है। ये आके हमारे घर में घुस कर मारने की बात करेगा हम लोग। प्लीज, आप दोनों की आवाज को मैं कम कर रहा हूँ। प्लीज, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आपकी आवाज को मैं कम कर रहा हूँ। संगीत जी प्लीज आप बोलिए। देखिए विद्या जी, ये पहली बात तो यह कि प्रश्न काल्पनिक है कि एनडीए सरकार में आएगी या नहीं आएगी। जो भी जिन लोगों से बात हुई है, जो न्यूज एजेंसियां अभी काम कर रही हैं, जिनके पास एग्जिट आंकड़े भी आ चुके हैं, उनमें से कई लोगों से मेरी बात हुई है। उसमें से बहुत स्पष्ट बात है कि एनडीए जो है वो पूरी तरह से सत्ता में आ रही है। लेकिन कुछ देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि एनडीए नहीं आ रही है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये सारी राक्षसी वृत्तियां की तरह एक दूसरे को लड़ मरेंगे। ये सत्ता का आकर्षण है, ये कोई लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, देश बनाने के लिए साथ थोड़े करे हुए हैं। राहुल गांधी ये जितने हैं, ये परिवार के एक बड़े सदस्य के रूप में पारिवारिक कंपनी के हेड हैं। चाहे वो स्टालिन हो, एक परिवार के हेड हैं, चाहे वो ये अखिलेश यादव हो, एक परिवार के हेड हो। एक समाजवादी पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी एक परिवार लेकिन है। एक चीज आपको देखना पड़ेगा, देखिए सारे यादवी परिवार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और देश बनाने के लिए थोड़े खड़े हो रहे हैं। ये आपसी संघर्ष में सत्ता के लिए लड़ मरेंगे। आपको जवाब देना चाहते हैं? ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, उससे पहले आप जवाब दे दीजिए, लेकिन एक सवाल मैं आपको जोड़ देता हूं। जी अनुराग जी, एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं, आप जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल यह है कि कुछ पार्टियां अभी भी ऐसी हैं, टीआरएस, बीजेडी जैसी सी पार्टियां हैं जिनकी स्थिति साफ नहीं है, तो क्या उनको अपने पाले में आप कर लेंगे? अनुराग जी, हमारी भी बात सुन लो। अनुराग जी, आ रहा हूं सर आ रहा हूं मैं। राजीव जी, सबसे ज्यादा आप लोगों को टाइम मिला है सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, छोटा सा जी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई। हमारे मित्र रागी जी इतने समझदार और विद्वान व्यक्ति हैं, वो लोकतंत्र की बात नहीं करते। परिवार क्या होता है भैया? इसमें लोकतंत्र के सामने, जनता के सामने जाना पड़ता है। जनता आपको चुनती है। पिछले इलेक्शन हमने 80 लोगों को टिकट दी थी, जनता ने 5 लोगों को ही चुना, 75 लोगों को हरा दिया।
5 लोगों को चुना, 5 लोग परिवार के थे, तो जनता को गाली दे रहे हैं आप क्या? कि जनता को गाली दे रहे हैं कि जनता ने 5 लोगों को गलत चुना? जनता गलत है इस देश की, ये बताना चाहते हैं आप क्या? इसलिए कम से कम लोकतंत्र में जनता का तो सम्मान कीजिए। अगर और कुछ नहीं कर सकते, जलन में परेशान है, और जहां परिवारवाद की बात करेंगे उनका क्या कसूर है? और जहां तक परिवारवाद की बात करेंगे तो बादल जी क्या है, पासवान जी आपके यहाँ क्या है, शिवसेना आपके यहाँ क्या है, अनुराग ठाकुर आपके यहाँ क्या है? क्यों आपने रखा है उनको वहां पे? मत रखिए आप वहां पे, हटा दीजिए, हटा दीजिए आप। 1 मिनट हटा दीजिए हो गया, मैं बोला वसुंधरा राजे को भी हटा दीजिए, हो गया, नहीं उनके बेटे दुष्यंत सिन्हा को भी हटा दीजिए, पंकज सिंह को भी हटा दीजिए, राजनाथ सिंह को भी हटा दीजिए, कल्याण सिंह का पूरा नाती पोता बेटा सबको हटा दीजिए, तब तो नहीं हटा पाएंगे आप। इसलिए कम से कम टिकट देने से नहीं होता है, अपने वोट से चुनती है सर। ठीक, अब संजय झा आप बोलिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा राजीव जेटली। संजय झा पूछने की जरूरत नहीं, टेप रिकॉर्डर खराब है ये। सर प्लीज 1 मिनट शांत हो जाइए। संजय झा बोलिए क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद राजीव जेटली आपके पास आऊंगा। विद्या जी, यदि आप पिछले 5 साल को देखिए तो लोग यही कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, रोज बजे लोकतंत्र का बाजा। 5 साल से हर संस्था को इन्होंने कुचल दिया है। इलेक्शन कमीशन का हाल देखिए ना, अभी भी वेस्ट बंगाल में मोदी जी को भाषण देने का मौका मिले तो इलेक्शन कमीशन ने 10 बजे रात तक चुनाव अभियान के लिए पूरी आजादी दे दी। भारत ये नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसा अहंकार और घमंड जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता की संस्थाओं को जितना आपने बर्बाद किया है, नेहरू जी के जमाने से ही 356 का प्रयोग सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने किया है। सीबीआई को किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के लिए किया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग के सदस्यों का इस्तेमाल करके आप उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा करके मंत्री आप दलितों पर हमले हो रहे हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं, और ये गांधी परिवार ने किया है। गांधी परिवार इस देश के लिए, इस देश लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। ये सुनिए, सच्चाई तो यही है कि आप जानते हैं इस कि देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है, देश के लोकतंत्र के लिए गांधी परिवार अभिशाप है। गांधी परिवार ने लोकतंत्र का ताना बाना को परिवार की राजनीति पर हम बहस कर नहीं बर्बाद किया है। परिवार की राजनीति पे तो बहस कर नहीं रहे ना संगीत जी। परिवार की राजनीति पर जिस दिन बहस करते हैं आपको भी बुलाते हैं, आप बोलते हैं। आज तो बहस इस मुद्दे पर है कि भाई क्या तमाम जो विरोधी दल या विपक्षी दल की पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएंगी। राजीव जी, आपके कुछ नेताओं ने पिछले दिनों बयान दिया जिसके बाद ये बात या बहस छिड़ गई पूरे देश में कि क्या बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला है, क्या बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होने वाली है। और आप लोगों को क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हीं बातों की वजह से, इसी माहौल की वजह से अब पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है? आपकी डिबेट के अंदर 7-7 फुट ऊंच के कूद के जो बात कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं लगा कि ये पूरी तरह से सफाया हो चुका है इनका? मैं तो केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा मोदी जी का विरोध, अरे मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, ये ओबीसी जो सबसे पहले तो माफी मांगिए, दायरा देना था, दर्जा देना, ये उसका विरोध कर रहे थे। ये ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का विरोध कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन का विरोध कर रहे थे। कैसे हो गए आप? अरे सुन तो लो मेरे भाई, पहले माफी मांगिए, उसके बाद बोलिए। मैंने कहा ना, देखा विद्यानाथ जी, मैं कह रहा था रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। ऐसे नहीं बोल रहा आपको रिजल्ट आ गया। जब सारे लोग एक साथ कूद के शोर मचाने लग पड़े तो उसका मतलब है रिजल्ट आ गया। आपके सामने है ये रिजल्ट। संजय जी एक सेकंड, संजय जी नहीं, वक्त नहीं है, एक साथ राजीव जेटली को कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी की, संजय जी शांत हो जाइए। शरीर को जरूर मारा, माफी मांगो, गांधी जी के आत्मा को कांग्रेस पार्टी ने 1000 बार मारा है। गांधी के मांगो, नाथूराम गोडसे को आपने देशभक्त बोला, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुस्तान में पार्टी रहना चाहती है, अगर हिंदुस्तान के बीच में राजनीति करना चाहती है, हिंदुस्तानियों से प्यार जरा सा भी है तो माफी मांगो, माफी मांगो। विद्वान है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, हत्यारे को आप बड़ी बड़ी पार्टियों के तो आप पे बड़ा शक होगा। माफी मांगो, माफी मांगो, लेकिन मांगेंगे नहीं बीजेपी के लोग। प्लीज, आप लोगों को अच्छा लग रहा है सर, आप सभी विद्वान लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है सर? क्या प्लीज सर, एक एक करके रिजल्ट का स्वरूप आखिरी 30 सेकंड। अनिर्बन 1 सेकंड सर, राजीव जी अब हो गया। अनिर्बन
कौन होगा? क्या ममता बनर्जी वो नाम होंगी जी? क्या मायावती वो नाम होंगी? क्या अखिलेश यादव वो नाम होंगे? या दक्षिण का कोई बड़ा नेता वो नाम हो सकता है जो गठबंधन का प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, कोई भी हो, ये लड़ाई जो है 2019 की, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये गांधी जी, सुभाष बोस की जो भावना है वो बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में प्रधानमंत्री कौन बनता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस देश को गढ़ने में जितना भी महापुरुष अपने जीवन दान किए हैं उन लोगों की सम्मान को बचाना है। ये वो लड़ाई है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने की लड़ाई नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस बहस में जुड़ने के लिए। आज वक्त इतना ही है। बड़ा सवाल में सवाल तमाम जो विरोधी विपक्षी दल के नेता हैं वो यही उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं, इसलिए मोदी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं। 23 तारीख को नतीजे आएंगे। कौन किसको चाहता है ये जरूरी नहीं, जनता किसको चाहती है ये सबसे ज्यादा जरूरी है और जनता तय कर देगी, उसके नतीजे भी हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा सवाल में हिस्सा लेने के लिए आप तमाम मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे। आरोप लगाया